हेलो स्टूडेंट, मैं निर्भय एमिंग हाई हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका मोस्ट वेलकम कर रहा हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन चैप्टर, जिसमें अपना ये कार्बन चैप्टर का नेक्स्ट सेक्शन और लास्ट सेक्शन। इसके बाद कार्बन चैप्टर खत्म हो जाएगा। पेट्रोलियम पढ़ने वाले हैं और कोल मतलब कोयला एवं पेट्रोलियम। आप सभी को पता है कि कोयला कैसे मिलता है। सभी जानते हैं कि बहुत पहले बहुत पुराने समय पहले, आज से 300-400 साल पहले, जब कहीं पे जंगल या पेड़ पौधे जमीन के अंदर दब गए होंगे किसी ना किसी घटना की वजह से, और जमीन के अंदर दबने से काफी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, काफी दाब, बहुत ज्यादा दाब और काफी ज्यादा तापमान की वजह से वो क्या हो गए होंगे, वो उनका रूप बदल गया होगा, वो और रूप बदल के क्या बन गए, वो कोयला बन गए। तो इस तरह से कोयला का निर्माण होता है। काफी पृथ्वी के अंदर काफी उच्च दाब और ताप पर दब जाने के कारण किसी चीज का, लकड़ी, ये सब का रूपांतरण किस में हो गया, कोयला में हो गया। वैसे ही पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम आपको पता है, समुद्र बहुत बड़ा होता है और उसमें बहुत सारे जीव जंतु क्या होते हैं, मरते रहते हैं। तो जीवों के मरने से, जीव के मर रहे हैं, उस पर परत दर परत उनके ऊपर कुछ ना कुछ चढ़ रहा है, चढ़ते जा रहे हैं और ये दबते जा रहे हैं, ये जीव दबते जा रहे हैं। और एक समय ऐसा आया कि ये इतना नीचे दब गए कि इस पे प्रेशर, दाब काफी दाब हो गया और काफी ताप हो गया, जिसकी वजह से इनका रूपांतरण क्या हो गया, ईंधन के रूप में, पेट्रोलियम के रूप में हो गया। तो इस तरह से पेट्रोलियम बनता है। मतलब समुद्र में या किसी पत्थर के बीच में, दो पत्थर के चट्टान के बीच में क्या होता है, कोई अगर जीवाश्म, कोई जीव दब जाता है तो उसके रूपांतरण से जो बनता है वो पेट्रोलियम बनता है। और कोई पेड़ पौधा या इस तरह से कोई चीज दब जाता है जमीन के अंदर तो काफी ताप और दाब के कारण उसका कोयला में कन्वर्जन होता है। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे, कोल और कोयला। ये इतना समझ में आ गया। अब ये कोयला, क्या आपको पता है कि ये पेट्रोलियम हमारे दैनिक जीवन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग डेली इसका यूज करते हैं एज अ फ्यूल, मतलब तेल के रूप में, और अपने घर में खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में। तो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है अपने जिंदगी में। अगर ये नहीं होता, तो पहले ही क्लास में बताया था कि कार्बन के बिना अपना जिंदगी कितना अधूरा होता, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कि जब ईंधन, फ्यूल का, तो जब ईंधन से हम लोग ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं। हम लोग फ्यूल से ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं, उसको जलाते हैं। अगर कोई ईंधन है तो उसको, कोई ईंधन है ये, तो इसको जलाते हैं तभी तो ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ईंधन के जलने से क्या होता है, ऊर्जा का प्राप्ति होता है। चाहे वो कोयला जले या पेट्रोलियम जले या डीजल जले या पेट्रोल जले, कुछ भी, तो उससे ईंधन प्राप्त होता है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जब ईंधन जलता है तो ऊर्जा एवं उष्मा उससे निकलता है। जब कोई भी ईंधन जलता है तो उसमें ऊर्जा निकलता है, मतलब एनर्जी निकलता है, उष्मा निकलता है, मतलब हीट निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 निकलता है। तो कहीं पे भी आपसे पूछे कि ईंधन के जलने से क्या क्या निकलता है, आपके क्वेश्चन में पूछ लेगा कि ईंधन के जलने से क्या क्या नहीं निकलता है, तो इसमें से ये 3 ऑप्शन रहेगा। और बाकी अगर कोई ऑप्शन देगा तो उस तरह से आप पहचान लेंगे कि कौन सा ईंधन के जलने से निकलता है, कौन नहीं जलता है। ईंधन के जलने के प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कंबशन या दहन उसको हिंदी में बोलते हैं। यह प्रक्रिया तभी हो पाता है जब वहां पे ऑक्सीजन मौजूद हो। जिस चीज को भी आप जलाना चाह रहे हो, अगर आप चाह रहे हैं कि उसका पूर्ण दहन हो, तो वहां पे ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए यह प्रक्रिया ऑक्सीकरण का प्रक्रिया है। इसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है, जुड़ना होता है। इसलिए इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो दहन मतलब कंबशन एक ऑक्सीडेशन प्रक्रिया है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि दहन कैसा प्रक्रिया है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, मतलब अवकरक या ऑक्सीकरण, ये प्रक्रिया है। ठीक है, अब क्या होता है, देखो ये कार्बन है। कार्बन को ऑक्सीजन के अवस्था में, मतलब कि प्रेजेंस में, अगर उसको जलाएंगे, मतलब किसी इसमें हीट करेंगे, उसको जलाएंगे, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। उससे उष्मा एवं प्रकाश निकलेगा, हीट और लाइट निकलेगा। कहीं पे भी कुछ जलता है, आप घर में अपने देखिएगा, लकड़ी जलता है तो उससे लाइट, मतलब उसके आसपास का चीज दिखने लगता है, मतलब उससे प्रकाश निकल रहा है। और उष्मा, आप वहां पे रहेंगे तो आपको गर्मी सी महसूस होगी, तो उससे उष्मा निकल रहा है। और आपको एक गैस CO2 का भी अनुभूति होगा कि वहां पे CO2 गैस निकल रहा है। ठीक है, वैसे ही ये क्या है, मीथेन है। मीथेन भी मतलब CH4 फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं, मीथेन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो CO2 निकलता है, वाटर निकलता है, और क्या, हीट और लाइट, मतलब उष्मा और प्रकाश, ये भी दोनों निकलता है। इसी तरह से इथेन जलता है तो उसमें भी, तो आप क्या देखें, सिर्फ कार्बन जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें वाटर नहीं निकल रहा था, लेकिन इन सब के जलने पे क्या निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, मतलब H2O मॉलिक्यूल भी निकल रहा है। तो इस बात को भी ध्यान आप रखेंगे। ठीक है, अब फ्यूल कितने तरह के होते हैं। फ्यूल तो आपको पता है 3 तरह के होते हैं, या तो गैसियस फ्यूल होता है, या तो ठोस फ्यूल होता है, मतलब कि ईंधन होता है, या तो द्रव ईंधन होता है। ठोस गैस ईंधन में आपको क्या, LPG हो गया,
एलपीजी बोल रहा हूँ मैं, आप कोई भी गैस आप ले लो, कोई भी गैस जलता है। ठोस ईंधन में क्या हो गया, कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, और द्रवित ईंधन में क्या हो गया, ये भी आपको पता है कि कौन कौन सा, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब क्या है, द्रवित ईंधन है, लिक्विडफाइड ईंधन है। तो ये सभी ठोस या द्रव, तो कौन के जलने से, देखिए अब तो ये बात हुआ कि किस ईंधन का दहन होगा तो वो क्या चीज, उसमें से कौन सी चीज, कैसा उसका फ्लेम होगा, उसका जो जलने का वो कलर होगा वो कैसा होगा। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि इससे पूछ लिया जाता है आपसे। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, सभी ठोस या द्रव या गैस जो जलते समय वाष्पीकृत होता है, वेपोराइज होता है, वह जलते समय ज्यादा ज्वाला उत्पन्न करता है। क्या है, मैं समझा रहा हूँ। ये मान लो आपके पास कोई भी ईंधन है, ये चाहे सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, मतलब ठोस या द्रव है या गैस है, अगर जब इसमें आप आग पकड़ाते हो तो ये जलते समय अगर ये वाष्पीकृत होता है, मतलब वेपोराइज होता है, मतलब ये पहले वेपर बन के तब जलता है, तो ऐसे ईंधन का जो है पूर्ण दहन होता है, और उसमें उष्मा ज्वाला, मतलब कि ये ज्वाला लपटे इसके, मतलब इसके ज्वाला ज्यादा निकलते हैं, मतलब इसमें आग दिखाई देता है आपको। और अगर कोई ऐसा सबस्टांस जो जल रहा है और उसका जो वो वाष्पीकृत नहीं हो रहा है, तो उसमें ज्वाला नहीं, सिर्फ लाल लाल दिखाई देगा आपको उसमें, मतलब कि ये लपटे नहीं दिखाई देंगे, उसमें लाइट कम दिखाई देगा, लेकिन उसमें ज्वाला, अंदर का ज्वाला वो मतलब कि रेडनेस दिखाई देगा। तो आप समझ पाए होंगे। तो आपको पता है ना, गैस तो इजिली वेपर बन के उड़ जाता है। तो गैस जब जलता है, जब गैस जलता है तो उसका ज्वाला जो उत्पन्न होता है, उसमें ज्वाला उत्पन्न होता है। जबकि कुछ कुछ ठोस और लिक्विड जो होते हैं, जलते हैं तो उसमें ज्वाला उत्पन्न होता है, कुछ में नहीं होता। जैसे कि कोयला को आप जब शुरू में जलाते हैं या लकड़ी को आप शुरू में जलाते हैं तो उसमें आग के लपटे निकलते हैं, क्योंकि क्या होता है, उसमें से क्या होता है, उसमें से उसका जो कुछ पार्ट है जो वेपर बन के उड़ता है, लेकिन वेपर बन के उड़ते उड़ते उसमें वाष्पीकृत, मतलब कुछ लिक्विड का भी मात्रा आ जाता है, फिर वो उस आग को बुझा जाता है, पूरा वेपर नहीं बनने देता है, इसलिए उनका वेपराइजेशन नहीं होता है। इसलिए वो आप देखे होंगे कोयला की भट्टी जो होती है वो एकदम लाल सी देगी, उष्मा तो बहुत देगा लेकिन प्रकाश कम देगा। तो जो वाष्पीकृत हो जाएगा वो प्रकाश ज्यादा देगा, उष्मा तो देगा ही, लेकिन जो वाष्पीकृत नहीं हो पाएगा जलने के बाद, वेपोराइज नहीं हो पाएगा, वो तो सिर्फ उष्मा देगा, प्रकाश कम देगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। तो ज्वाला दो प्रकार का होता है। तो अगर कोई चीज जलता भी है तो वो दो प्रकार का ज्वाला होता है, जो उसमें से फ्लेम निकलता है वो दो तरह का होता है। कुछ तो ब्लू फ्लेम होता है, कुछ येलो फ्लेम होता है। तो येलो फ्लेम कब होता है, जब ये क्वेश्चन आपको पूछता है कि जब कोई चीज जल रहा है तो वहां पे येलो फ्लेम कैसे निकलेगा, तो आपको पता है येलो फ्लेम तभी निकलेगा अगर वहां पे उसको, जो चीज को जला रहे हो उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है, तब वहां पे येलो फ्लेम निकलता है। आप अपने घर में देखोगे जो स्टोव होता होगा या गैस होगा, उसमें छिद्र बनाया गया रहता है। छिद्र क्यों बनाया गया रहता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का मात्रा अच्छा से जा पाए, इसलिए उसमें छिद्र बनाया रहता है कि उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिले, ताकि उसका पूर्ण दहन हो पाए, कंप्लीट मतलब कंबशन हो पाए। तो जहां पे कंप्लीट कंबशन होगा वहां पे कौन सा, ब्लू फ्लेम निकलेगा, और जहां पे इनकम्प्लीट कंबशन होगा, जहां पे अच्छा से जलन नहीं होगा, जहां पे ऑक्सीजन का कमी होगा, वहां पे येलो मतलब पीला फ्लेम निकलेगा। होप कि समझ पाओगे। जहां पे ऑक्सीजन पूर्ण मात्रा में प्राप्त होगा वहां पे ब्लू फ्लेम, और जहां पे ऑक्सीजन पूर्ण मात्रा में प्राप्त नहीं होगा वहां पे येलो फ्लेम मतलब पीला फ्लेम निकलेगा। इसका एग्जांपल क्या है, गैस स्टोव। ये जो है ये सब, इसमें गैस स्टोव या आपके घर में जो गैस है वो क्या होता है, ब्लू फ्लेम के साथ जलता है, क्योंकि वहां पे अगर देखिए कभी कभी अगर उसका छिद्र जो होता है उसमें होल है, वो किसी वजह से भर जाता है, किसी जंग वंग लगने की वजह से, तो वो आपके बर्तन को काला काला करने लगता है। तो बर्तन को काला करने लगता है तो आप ले जाते हैं दुकान पे, तो वो उसको क्या करता है, उसके जो एयर पास करने वाला जो वो है पाइप है उसको साफ कर देता है, फिर आपका बर्तन काला नहीं होता है, फिर वो ब्लू फ्लेम देने लगता है। होप कि आप समझ पाए होंगे। और इसमें वैक्स, मोमबत्ती को आप जलते हुए देखेंगे होंगे कि वो येलो फ्लेम देता है, क्योंकि उसको कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। ठीक है, अब यहाँ तक तो आप समझ गए। होप कि आपको ये सब कुछ बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। तो मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करने वाला हूँ। मैं आपको इतना दिन से आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा सा मेरे लिए करेंगे। तो क्या करेंगे आप, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि देखिए, मेरा अपना ये एक चैनल है 10th बोर्ड का संपूर्ण तैयारी। ये जो चैनल हम आप खोले हुए हैं आपके छोटे भाई लोग के लिए खोले हुए हैं, कि ताकि वो जो है, जो अभी लॉकडाउन चल रहा है, बाकी अच्छे स्कूल्स के बच्चे तो पढ़ रहे हैं वहाँ पे कंप्लीट में, इसमें एक वीडियो डाला गया है, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए, आपको एक जो वीडियो आप देखते हैं उसके लिए मैं घंटों मतलब 4 घंटा 5 घंटा लगता है, तब आप एक वीडियो देख पाते हैं। एक पहले उसका नोट्स बनाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, फिर समझाना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है।
तो मैं आपसे सिर्फ और आज गुरु दक्षिणा के रूप में, आपको तो सब कुछ मैं फ्री में प्रोवाइड करता हूँ, गुरु दक्षिणा के रूप में ये कह रहा हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने सब लोग 5-5 दोस्तों को सब्सक्राइब करवा देंगे। अपने गांव के बच्चों की जो भी हिंदी मीडियम पढ़ रहा है यहाँ पे उसका कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा और सबको आप सब्सक्राइब करवा के, और ये 10 मिनट का एक वीडियो है, वहां पे एक वीडियो डाला गया है, आप उस वीडियो को 10 मिनट का 10 मिनट कंप्लीट देख लेंगे। मैं आपके लिए इतना अपना समय बर्बाद करता हूं, तो आप एक वीडियो को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप पूरा का पूरा देखेंगे, ठीक है। होप कि आप मेरी इस बात को मानेंगे। अगर आप थोड़ा सा भी मेरे द्वारा आपको हेल्प हो रहा होगा तो आप मुझे भी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम दोनों मिल के आगे बढ़ेंगे। आपका भी हेल्प हो जाएगा और मेरा भी हो जाएगा। हम लोग इस चैनल पे तो इसका पॉलिटेक्निक का तैयारी कर ही रहे हैं। उस चैनल पे एक नया हम लोग सोचे सेपरेट चैनल बनाए कि इसमें कोई ज्यादा घोच पहुंच ना हो, और वहां पे 10th बोर्ड की संपूर्ण तैयारी हिंदी माध्यम में करा जाएगा। तो आप खुद भी पढ़े, अपने भाइयों को भी बताएं, छोटे मोटे भाइयों को, ठीक है। फिर चलते हैं अपने वही टॉपिक पे। होप कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे और इसमें रुक जाइए। 10 मिनट आप अपना समय गंवा लीजिए, फिर इस वीडियो को आगे देख लीजिएगा और प्लीज 10 मिनट आप देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ऑक्सीजन इसमें सफिशिएंट मात्रा में क्या होता है, जहां पे होता है वो संपूर्ण दहन होता है, और जहां पे नहीं होता है वहां पे पूर्ण दहन नहीं होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हम आपको बताए थे कि 2 तरह का होता है, सब बच्चे पढ़ चुके हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसका दहन होता है, दहन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, कंबशन पढ़ रहे हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन अगर जल रहा है तो वहां पे क्लियर फ्लेम निकलेगा, स्वच्छ ज्वाला निकलेगा। अगर कहीं पे भी स्वच्छ ज्वाला निकल रहा है तो वहां पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि आपको क्या बताया संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होता है। अल्केन बताया था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब सैचुरेटेड, इसमें जो बताया था कि हाइड्रोकार्बन होता है, सॉरी, और वो क्या होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसमें पूछेगा इसमें कौन जला के दिखाएगा और पूछेगा कि इसका फ्लेम ऐसा आ रहा है तो ये संतृप्त है कि असंतृप्त है, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड कौन सा होता है, जिसका क्लियर फ्लेम निकलता है उसको सैचुरेटेड, और जिसका पीला फ्लेम निकलता है उसको अनसैचुरेटेड। इवन कि इसको भी अनसैचुरेटेड भी अगर इसको बहुत ज्यादा मात्रा में अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड कीजिएगा तो ये भी क्लियर फ्लेम देने लगता है। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को आपको पूछेगा, क्लियर है। इसके बाद पूछेगा अब क्या होगा, अब हाइड्रोकार्बन ऑफ ऑयल, क्या लिखा, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। अब आप हाइड्रोजिनेशन, ऑयल का हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो कैसे क्या प्राप्त होता है। जैसे कि आप पढ़े होंगे, आपको पढ़ना पड़ता है वनस्पति घी, जिसको आप अपने लैंग्वेज में डालडा हम लोग बोलते हैं। वो क्या होता है, 2 तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं जो हम लोग खाते हैं ना, वो 2 तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है ना, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो शरीर के लिए सही होता है, लेकिन जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। मतलब जो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है, सैचुरेटेड किसको पढ़े थे हम लोग कि जिसमें सिंगल बॉन्ड हो वो सैचुरेटेड है, और जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है वो अनसैचुरेटेड है। जिसमें एक बंध हो वो संतृप्त है, जिसमें द्विबंध और त्रिबंध है वो क्या होता है, असंतृप्त होता है। तो एक बंध वाला हाइड्रोकार्बन हमारे शरीर के लिए सही होता है, जबकि द्विबंध और त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को निकेल के प्रेजेंस में रख के उसको अगर हीट करते हैं, या प्लेडियम के एक उत्प्रेरक मतलब कैटालिस्ट के रूप में यूज करके हम लोग उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा आपसे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन अपने शरीर के लिए अच्छा होता है कि खराब होता है। आप इसका वो यहाँ पे लिखा गया है। तो इसके बाद क्या होता है, ये क्या होता है, संतृप्त अपने शरीर के लिए सही नहीं होता है, ये अपने शरीर के लिए सही होता है। तो पूछेगा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे बनाया जाता है। तो आपको बता दूं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अगर निकेल के द्वारा उत्प्रेरक के द्वारा अगर और प्लेडियम उत्प्रेरक मतलब कैटालिस्ट के द्वारा अगर रिएक्शन कराते हैं तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की प्राप्ति होती है। तो इस कैटालिस्ट का नाम पूछा जाता है कि कौन सा कैटालिस्ट का यूज किया जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए। होप कि आप समझ पाए होंगे। और ये जो देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है ना, वो वेजिटेबल ऑयल होता है। जो हम लोग वेजिटेबल ऑयल खाते हैं ये क्या होता है, असंतृप्त होता है। और ये क्या होता है, जो एनिमल का फैट होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। क्लियर है। ये देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है,
डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड वाला है, इसको क्या किए H2O दे दिए और निकेल के साथ हीट दिए, तो ये संतृप्त मतलब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बन गया। तो इस तरह से अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं। ये अपने शरीर के लिए अच्छा होता है, ये शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। यही यहाँ पे टिक लिखाया गया है कि ये शरीर के लिए अपने अच्छा होता है, ये अपने बॉडी के लिए अच्छा होता है, ये अच्छा नहीं होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि कौन सा हाइड्रोकार्बन ह्यूमन बॉडी के लिए खाने के लिए अच्छा होता है, संतृप्त या असंतृप्त। तो जो होता है असंतृप्त होता है वो अच्छा होता है, अनसेचुरेटेड वाला अच्छा होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण कार्बन एवं उसके यौगिक हैं, कुछ महत्वपूर्ण कार्बन एवं उसके यौगिक हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ क्या क्या कार्बन है और क्या क्या उसके यौगिक हैं। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है इथेनॉल का। इथेनॉल या इसको इथाइल एल्कोहल भी बोलते हैं। इथेनॉल को क्या बोलते हैं? इथाइल एल्कोहल। इसका जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है C2H5OH, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3CH2OH, इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम क्या है? इथाइल एल्कोहल। इसको इथाइल एल्कोहल भी कहते हैं और जनरली इसको क्या कहते हैं, कोई कोई लोग एल्कोहल भी बोलते हैं। तो इसका उपयोग कहाँ होता है? जितना भी पेय पदार्थ होता है, जितना भी शराब या नशीली पदार्थ होती हैं, उसमें इस एल्कोहल का यूज किया जाता है। तो कृपया करके आप एल्कोहल ना पिएंगे। मैं आपको ये एक बड़े भाई या टीचर होने के नाते आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है। इसका क्या होता है, इससे और क्या क्या बनता है? इसका टीचर आयोडीन बनता है। कफ सिरप जो होता है उसमें भी इसका यूज होता है। तो ऐसा नहीं करें, आप बीमार होंगे तो कफ सिरप पी सकते हैं। टॉनिक उसमें भी इसका यूज होता है, या नशीला पदार्थ। तो ये वाली चीज आप नहीं पिएंगे, ये पी सकते हैं, और इसको भी ज्यादा मात्रा में नहीं, जब बीमार पड़े तभी पिए। क्लियर है? तो एल्कोहल आप समझ गए, एल्कोहल जिसको हिंदी में शराब बोलते हैं। क्लियर है? इसके बाद क्या होता है, इसका गुण क्या क्या होता है? इसका जो इथाइल एल्कोहल होता है, इसका गुण क्या क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है? ये कलरलेस है। पूछा गया कि इथेनॉल का प्रॉपर्टी मतलब कलर कैसा होता है? कलरलेस होता है। ये प्लेजेंट इन स्मेल या बर्निंग टेस्ट। ये क्या होता है? इसका प्लेजेंट इन स्मेल मतलब सूंघोगे तो इसका थोड़ा सा मजेदार खुशबू होगा, लेकिन जब पियोगे तो इसका बर्निंग टेस्ट होगा, मतलब कुछ जलाएगा, गला वाला को जलाता होगा। मैं नहीं टेस्ट किया हूँ, तो ठीक है, आप भी नहीं टेस्ट करोगे कि गला जलाता है कि क्या करता है, बस पढ़ लिए कि बर्निंग टेस्ट होता है, ठीक है। ये वोलेटाइल लिक्विड होता है, उड़ता है, मतलब अगर कहीं पे रख दोगे तो कुछ देर में, अगर धूप में रख दोगे तो गायब हो जाएगा। एक यहाँ पे एक ग्लास यहाँ पर रखोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, इसमें से उड़ते जाएगा और कम होते जाएगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ना, निम्न होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मतलब क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। इसके बाद पूछता है लाइटर इन वाटर, मतलब कि वाटर से हल्का होता है। अगर पानी में इसको डालोगे तो ये पानी से हल्का होता है। किसके कारण? क्योंकि उसमें OH होता है। ये वाटर के किसी भी, मतलब कि ये भी एक लिखा था पॉइंट कि वाटर के किसी भी रेशियो में वाटर के साथ इसको मिला सकते हो। मतलब 2 गिलास पानी में 1 गिलास भी इसको मिला सकते हो, 4 गिलास पानी में भी 1 गिलास मिला सकते हो। इजिली ये वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। क्लियर है? और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं दिखाता है। मैं एसिड बेस्ड और साल्ट नहीं पढ़ाया हूँ, फिर भी आप लोग अपने स्कूल में पढ़े होंगे कि लिटमस को जो ब्लू लिटमस को जो रेड कर देता है वो क्या होता है, एसिड होता है, अम्ल होता है। और जो लाल लिटमस को ब्लू कर देता है वो क्या होता है, बेस होता है। लेकिन यह क्या कहता है, यह लिटमस पे कोई प्रभाव नहीं करता है। तो ना ये एसिड है, ना अम्ल है, ना बेस है, मतलब ना क्षार है। तो ये है क्या, ये निष्क्रिय है, न्यूट्रल है। ना एसिड है ना बेस है, ये न्यूट्रल है। इट डज नॉट शो एनी इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, शो ऑल एल्कोहल इज न्यूट्रल। क्लियर है? नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द इथेनॉल। कह रहा है कि इथेनॉल का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, इथेनॉल का रासायनिक गुण क्या होता है। देखो ये इथेनॉल है, इथेनॉल है C2H5OH और O2। तो जब ये जलेगा, मतलब इसका जब ज्वलन होगा तो ये भी तो हाइड्रोकार्बन ही है, तो जलेगा तो CO2 देगा, वाटर देगा और हीट और लाइट देगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके बाद पूछता है कि इसका ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। इथेनॉल जो है ना, इसको फ्यूल के रूप में भी यूज करते हैं। क्या होता है कि जब ये इसको इसलिए यूज करते हैं कि ये क्लियर फ्लेम देता है और कोई मतलब कि वो जहरीला कोई धुआं वगैरह नहीं देता है। तो इसको पेट्रोल में एडिटिव के रूप में भी, पेट्रोल में मिला के कभी कभी बहुत सारे देश जो है उसको पेट्रोल में मिला के इस इथेनॉल को यूज करता है, ताकि ईंधन के रूप में इसका यूज करता है। तो ये आखिर ये कहाँ से मिलता है, ये मिलता क्या है? आप कभी गन्ना बनाते हुए देखे हुए हैं, गन्ना का ईख जो होता है, जो ईख होता है उसमें से आप अगर कभी देखे होंगे, ईख जो होता है
तो जो गन्ना का खेती जहाँ पे होता है, वहाँ पे जब गन्ना से जब गुड़ बनाया जाता है, जब शुगर बनाया जाता है, चीनी बनाया जाता है, तो उस समय जो 30% जो पार्ट होता है ना, जब गन्ना का जब वो होता है, तो उसमें उसको क्या मोसेलस बोलते हैं उसको, मतलब जो हिंदी में उसको मैया बोलते हैं, उसमें जम जाता है जो 30% पार्ट होता है पूरे शुगर केन का। तो उससे इथेनॉल बना के उसको फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है, ताकि वो बर्बाद भी नहीं हो और उससे ईंधन भी मिल जाए। तो ये इथेनॉल किससे मिलता है? गन्ना का जो वो है उससे। और इसको किस चीज में यूज करते हैं? शुगर केन से इसको मिलता है। इसको क्या बोलते हैं? मोलेसस बोलते हैं। उसमें 30% शुगर होता है, इसका ईंधन के रूप में उपयोग होता है। बहुत सारा देश इसको पेट्रोल में एडिटिव, मतलब पेट्रोल में जोड़ के, मतलब पेट्रोल में मिला के इसको ईंधन के रूप में, मतलब गाड़ियों में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्लियर फ्लेम देता है और अच्छा ईंधन होता है। इसके बाद क्या है? इसके बाद है इथेनोइक एसिड। ठीक है, एल्कोहल पढ़ लिए, एथेनोइक एसिड पढ़ लेते हैं। एथेनोइक एसिड का क्या होता है फॉर्मूला? CH3COOH। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या है? एसिटिक एसिड। तो ये भी पूछ लेता है कि एसिटिक एसिड की कौन से किसका नाम है, कॉमन नेम है? तो इथेनोइक एसिड का। इसका फॉर्मूला पूछ लेता है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बताओ। CH3COOH होता है। इसमें 3 से 4% एसिटिक अम्ल के विलियम को सिरका कहते हैं। इसको हिंदी में सिरका भी बोलते हैं। अगर 3 से 4% एसिटिक अम्ल का, एसिटिक एसिड का विलियन हो, मतलब कि घोल हो, तो उसको क्या बोलते हैं? सिरका। हिंदी में, इंग्लिश में वेनिगर बोलते हैं। क्लियर है? तो एसिटिक एसिड से क्या सिरका पूछता है कि सिरका में कौन सा एसिड होता है, विनेगर में कौन सा एसिड होता है? तो एसिटिक एसिड होता है। इसका प्रयोग परीक्षक के रूप में भी होता है, उपयोग परिरक्षक के रूप में। क्या देखते हैं आपके घर में अचार जो बनता है उसमें विनेगर डाला जाता है, ताकि वो काफी दिन तक, परिरक्षक मतलब उसको बचा के रखता है, काफी दिन तक खराब होने से बचाता है। तो इसका उपयोग किस में होता है? परिरक्षक 15 से 8% अगर अचार वगैरह में इसको डाल के, ताकि इसका अचार खराब ना हो। होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि इसका यूज कहाँ होता है। क्लियर है? उसका यूज शराब बनाने में होता है, पेंट बनाने में होता है अल्कोहल का, लेकिन इसका उपयोग कहाँ होता है? परिरक्षक के रूप में, मतलब कि प्रिजर्वेटिव। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेटिव। अगर कोई चीज खराब ना हो उसके लिए उसमें मिला देते हैं अचार वगैरह के, प्रिजर्वेटिव के रूप में इसका यूज होता है। इसका केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब रासायनिक गुण क्या क्या होता है? इसको अम्ल होता है, एसिडिक होता है। ये लिटमस को, अम्ल होगा तो क्या करेगा? ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, मतलब कि नीला लिटमस को लाल लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। एस्टेरीकरण। और अब ये तो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है कि आप सोप कैसे बनाएंगे और डिटर्जेंट कैसे बनाएंगे, साबुन कैसे बनाएंगे और आप मार्जक कैसे बनाएंगे। तो साबुन और आप मार्जक बनाने का सबसे पहले, इससे पहले पूछता है आपसे एस्टर के बारे में कि एस्टर क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है और एस्टर बनाया कैसे जाता है। देखिए, जो एथेनोइक एसिड था ना, अभी हम लोग एथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ लिए और एल्कोहल के बारे में, इसलिए दोनों पढ़े कि एल्कोहल और अभी जो पढ़े दोनों, एल्कोहल और एथेनोइक एसिड को मिलाने से हमको एस्टर का निर्माण होता है। ठीक है, अल्कोहल और एथेनोइक एसिड को H2SO4 के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो ये एस्टर मिलता है। तो एस्टर का फॉर्मूला आपसे पूछता है CH3COOC2H5। फिर से CH3COOC2H5। ये क्या होता है? एस्टर का फॉर्मूला। आपको इसको इस तरह से भी लिखा जाता है या इस तरह से भी लिखा जाता है। तो ऐसे सब जगह लिखा होता है, एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला दे देता है और पूछता है कि इसमें से एस्टर का फॉर्मूला कौन है। फिर इसमें या फिर ये पूछ लेता है एस्टर का निर्माण कैसे होता है। तो एथेनोइक एसिड और अल्कोहल, मतलब कि के मिश्रण से, मिक्सचर से अगर H2SO4 के इसमें प्रेजेंस में करेंगे तो एस्टर का निर्माण होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। एस्टर का फॉर्मूला भी याद रख लेंगे। ये इसका नाम क्या है? एस्टर को और एक नाम पूछेगा कि एस्टर का कॉमन नेम क्या होता है? इथेनॉल एथेनोइट, इथेनॉल एथेनोइट। ठीक है, या इथाइल एसीटेट। ठीक है, इथाइल एसीटेट भी बोलते हैं या एथेनॉल एथेनोएट। इसका गंध, एस्टर का गंध कैसा? ये मृदु, मतलब स्वीट स्मेल होता है। इसका स्मेल बहुत अच्छा होता है, बहुत मजेदार होता है। इसीलिए इसका उपयोग क्या होता है? इत्र बनाने में होता है, सेंट वगैरह बनाने में होता है। इसलिए एस्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका उपयोग कहाँ होता है? इत्र बनाने में होता है। तो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है, तो आप समझ गए कि एस्टर का उपयोग क्या है, इसका फॉर्मूला क्यों पूछा जाता है। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे साबुनीकरण। अब जैसे आप एस्टर बना लिए, एस्टर को अगर NOH के अगर एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के प्रेजेंस में जब आप उसको रिएक्शन कराएंगे तो अल्कोहल बनता है और कार्बोनिक अम्ल बनता है। ठीक है,
कार्बोनिक अम्ल बनता है उसका, इसका कार्बोनिक एसिड इसको बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COONA। ये जो होता है ना वो सोप, साबुन जैसा होता है, ये साबुन, यही साबुन है। साबुन क्यों जरूरी है, आपने देखिए, आप देखेंगे कि आप बहुत सारे कपड़ा होता है उसमें जिद्दी दाग होते हैं, उसको छुड़ाना होता है तो साबुन का यूज होता है। तो ये साबुन है, इसमें ये साबुन का फॉर्मेशन होगा। वहां पे ईस्टर बना और यहाँ पे साबुन बन गया, तो यहाँ पे हो गया साबुन का निर्माण। अब देखिए एस्टर में अगर NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो साबुन से भी पूछता है साबुन कैसे बनता है, सोप कैसे बनता है। तो एस्टर में यहाँ पे साबुनीकरण लिखा था ऊपर, साबुन का निर्माण, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एस्टर में अगर NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो एस्टर का फॉर्मूला आपको याद हो गया ना, CH3COOC2H5। तो ये क्या हो गया, सोप बनेगा और ग्लिसरॉल बनेगा, एल्कोहल बनेगा या ग्लिसरॉल बनेगा। उससे आपको, आपका मेन ये है कि सोप कैसे बनेगा, क्लियर है। सोप का फॉर्मूला क्या होता है, सोप का जनरल फॉर्मूला होता है, अभी जो यहाँ पे देखिए आप, वो सोप ही था। इसमें बड़ा बड़ा चेन में भी सोप बनता है, तो बस हम लोग ये CH3 को छोड़ दे रहे हैं। और सोप का जनरल फॉर्मूला सोप का ऐसे होता है RCOONA। इसमें देखिए दो पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट निगेटिव होता है और ये वाला पार्ट पॉजिटिव होता है। तो यही दोनों पार्ट जो होता है ना, ये दोनों पार्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज के गंदगी को हटाने को। सोप कैसे गंदगी को हटाता है मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो ये एक पॉजिटिव वाला पार्ट बन गया और एक नेगेटिव वाला पार्ट होता है, सॉरी ये नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला पार्ट Na+ है और ये, तो इसका अगर हम फिगर बनाएंगे तो इस तरह से फिगर बनता है। ये मान लो ये नेगेटिव वाला पार्ट है, ये पॉजिटिव वाला पार्ट है। तो ये क्या है, देखो ये कुछ बन गया। अब इसको, इसमें से इसको क्या करना है, किसी चीज को साफ करना है। तो मान लो यहाँ पे गंदगी है, जब यहाँ पे गंदगी है तो ये जाएगा ऐसे, ये चीज ऐसे ऐसे जाएगा। पहले मैं बता दूं कि इसमें से कौन क्या होता है। जो इसमें से ये होता है ना, ये वाला पार्ट, ये क्या लिखा हुआ है, तेल में घुलनशील। ये वाला जो पार्ट होता है ये फैट में, मतलब तेल, ऑयल में सॉल्युबल होता है, इसको तेल से, ऑयल से प्यार है। और ये वाला जो पार्ट है Na+ वाला जो पार्ट है, इसको पानी से प्यार है। ये ऑयल लविंग है और ये पानी वाटर लविंग है। तो ये क्या करेगा, वाटर के साथ जाएगा और ये ऑयल के साथ जाएगा या गंदगी के साथ जाएगा। तो देखो होता क्या है कि जब यहाँ पे डस्ट है, यहाँ पे डस्ट है, दिखा रहा हूं मैं, यहाँ पे डस्ट है। अब ये वाला पार्ट है ऐसे ऐसे, तो इसको क्या है, डस्ट से प्यार है, तो ये यहाँ पे जाएगा। और इधर डस्ट के आसपास क्या है, पानी है, ये क्या है, पानी के साथ रहेगा। तो ये इसमें जाएगा, डस्ट को लेगा और ये क्या करेगा, ये पानी को लेकर भाग जाएगा। तो इसके साथ ये भी घिंचा घिंचा चला जाएगा। तो इस तरह से गंदगी क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। समझ में आया। ये डस्ट में जाएगा, ये डस्ट को जाके खींचेगा, तो ये इसको डस्ट खींच के ले जाएगा अपने तरफ। जब जैसे ये डस्ट में अंदर घुसेगा, फिर इसको पानी अपने तरफ खींचेगा, तो डस्ट, पानी तो बाहर आता है बर्तन में, तो ये पानी क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। और डस्ट इसके साथ खींचा खींचा बाहर, मतलब कि ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, तो डस्ट भी इसके साथ, धूल कण भी इसके साथ घींचे घींचे बाहर आ जाता है, तो वो सफाई हो जाता है। क्लियर है। तो आपको समझ, आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि ये जो होता है लॉन्ग कार्बन है, जो होता है वो नेगेटिव वाला जो पार्ट होता है वो तेल में घुलनशील होता है। और जो Na++ मतलब कि Na+ आयनिक जो भाग होता है वो क्या होता है, वाटर में घुलनशील होता है, वाटर लविंग होता है। ठीक है, जिसको जिससे प्यार है वो उसके साथ जाएगा। क्लियर है। अब ये इसमें आपको दिखा दिए हैं कि कैसे क्या होता है। देखिए यहाँ पे, देखिए जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि वाटर है, ये यहाँ पे डस्ट था, इसको ये यहाँ पे गया क्योंकि इसको डस्ट से प्यार था। और ये यहाँ पे जाके जैसे ही डस्ट को पकड़ेगा, ये डस्ट को यहाँ पे पकड़ लेगा। जब डस्ट को यहाँ पे पकड़ लेगा तो ये इसको पानी से प्यार है, उसको खींचना शुरू कर देगा पानी के साथ, तो इसके साथ ये भी पूरा डस्ट खींचा के आ जाएगा। तो इस तरह से धूल क्या हो गया, जिद्दी दाग बाहर निकल गया। आता है ना आपके वहां पे प्रचार टीवी पे कि जिद्दी दाग को बाहर निकाले, तो इस तरह से ये दाग बाहर निकल गए। हो गया। अब यह क्या है, लास्ट है डिटर्जेंट कुछ नहीं है, ये भी सोप की तरह ही है, साबुन की तरह ही है ये भी। इसमें बस इतना अंतर है कि जब कभी हार्ड वाटर हो जाता है, जब पानी हार्ड होता है, जबकि कठोर पानी हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, आप कठोर पानी में क्या हो जाता है कि कठोर पानी जब हो जाता है तो वो कठोर पानी हो जाता है, तो वो वहां पे क्या हो पाता है, वो उसको घुलनशील नहीं कर पाता है। तो ये जब कठोर पानी होता है तो ये क्या होता है, कठोर पानी से साबुन से कठोर पानी उसमें साबुन में, मतलब कि उसमें मिले हुए डस्ट को साफ नहीं कर पाता है हार्ड वाटर के साथ, तो वहां पे साबुन नहीं कर पाता है, तो वहां पे क्या आता है, डिटर्जेंट का यूज होता है। इसमें क्या होता है, डिटर्जेंट में भी एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, लेकिन वहां पे, यहाँ पे जो प्लस वाला पार्ट होता है, यहाँ पे भी प्लस Na सोडियम ही होता है, लेकिन ये निगेटिव वाला जो पार्ट होता है SO3 या SO4- या SO3- होता है। ठीक है, SO4- या SO3- होता है। तो आप समझ गए कि सोप की जगह पे डिटर्जेंट का यूज करने का क्यों पड़ा।
जरूरत, क्योंकि जब कभी हार्ड वाटर हो जाता है, वैसा वाटर होता है जिसमें साबुन झगा नहीं पाता है, सोप झगा नहीं पाता है, तो वैसे केस में आपका सोप काफी बर्बाद होता है, काफी और यूजलेस भी हो जाता है, वहां पे कोई उसका फायदा नहीं होता है। तो वहां पे हम लोग डिटर्जेंट का यूज करते हैं। क्लियर है? इसमें सोप और डिटर्जेंट में क्या अंतर है, इसका फॉर्मूला ये होता है, और इसमें क्या होता है, Na+ होता है और SO3- वहां पे Na+ होता था और C यहाँ पे क्या होता था, सोप में, साबुन में COO- और Na+ होता था। होप कि आप समझ पाए होंगे। चलिए यहाँ पे होप कि ये चैप्टर खत्म होता है, और यहाँ पे ये दे दिए हैं कैसे साबुन कैसे जिद्दी दाग को निकालता है। आप पढ़ लीजिएगा, हिंदी वाले बच्चे भी पढ़ लेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे भी पढ़ लेंगे, तो उनको अच्छा से समझ में आ जाएगा। होप कि आप इस चैप्टर को समझ पाए होंगे, और ये चैप्टर अभी खत्म हो गया। ऐसे ही आप देखते रहिए एमिंग हाई हिंदी यूट्यूब चैनल को, और इस पे कुछ क्वेश्चंस को हम लोग आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछा गया उसको मैं एक वीडियो में लेके आऊंगा। वो वीडियो 20 से 30 मिनट का होगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखिए कल नेक्स्ट वीडियो के सोच रहा हूँ कि छोटा सा वीडियो फिजिक्स का अपलोड कर दूं, फिर केमिस्ट्री कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए आप एमिंग हाई हिंदी यूट्यूब चैनल, और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।